गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली कक्षा में हमने प्रायोजना विधि के बारे में पढ़ा था। प्रायोजना विधि क्या होती है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके पद और सोपान क्या होते हैं, इसके आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं। आज हम प्रायोजना विधि के गुण और दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज का अपना टॉपिक है प्रायोजना विधि के गुण व दोष। जब हमने प्रायोजना विधि का अर्थ उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, कितने प्रकार की होती है, किस स्टेप बाय स्टेप पद वाइज हम किस तरह से प्रायोजना विधि के माध्यम से एक कक्षा में शिक्षण करवाते हैं, तो अब गुण और दोष अपने आप निकल कर आते हैं। सबसे पहले प्रायोजना विधि के गुण करते हैं। हम प्रायोजना विधि के गुण करेंगे। तो गुण में सबसे, जब आप समझ गए हो कि प्रायोजना विधि क्या होती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से बच्चे इसमें क्रियाशील रहते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रायोजना विधि का गुण है वो ये आएगा कि प्रायोजना विधि जो है वो सीखने के नियम पर आधारित है। किस पर? सीखने के नियम पर आधारित है। आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, थॉर्नडाइक जो था उन्होंने सीखने के नियम बताए थे, सीखने के आधारभूत नियम बताए थे। कौन कौन से थे? एक बार मैं आपको बताती हूँ कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के जो नियम थे वो थे तत्परता का नियम, आपने पढ़ा होगा, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, और एक आता है इसमें तत्परता का और प्रभाव का, और एक आता है अभ्यास का। ये अभ्यास का, तत्परता का, फिर अभ्यास का, फिर प्रभाव का आता है। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम से थॉर्नडाइक के अनुसार थे। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो कहने का अर्थ है कि सीखने के नियम के ऊपर हमारी प्रायोजना विधि की एक विशेषता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो खुद सीखता है, स्वयं करता है, और चाहे उसके लिए सीखने के कारण कुछ भी हो, चाहे तत्परता का हो, चाहे प्रभाव का हो, चाहे अभ्यास का हो। ठीक है, लेकिन बच्चा यहाँ पर सीखने के सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर ही कार्य को सीखता है, किसी चीज को लर्न करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है बेटा? आप सभी जानते हो कि मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक विधि कौन, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, या शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या रोल है? जो है मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी, जिसमें जो बाल केंद्रित विधि है। इसकी ये तीसरी विशेषता भी हो सकती है, बाल केंद्रित। जो प्रायोजना विधि है वो बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चा, अध्यापक जो है वो सिर्फ इसमें मार्गदर्शन करता है, मैंने आपको बताया था, और जो बच्चा है वो स्वयं ही समस्या का समाधान करता है। अध्यापक सिर्फ परामर्श दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है बच्चे का। तो इसलिए हम कहेंगे कि बाल केंद्रित विधि है, और अगर बाल केंद्रित विधि है तो उसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर हो। तो इसलिए हम मानते हैं कि प्रायोजना विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। वो बच्चे के व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करवाती है। इसलिए हम कहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी गति से सीखता है। ठीक है, तो हम इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहेंगे और बाल केंद्रित विधि भी कहेंगे, और आगे हम कहेंगे कि वैज्ञानिक विधि, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आधुनिक विधियों में से माना जाता है, और ये विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। कहने का अर्थ है विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। बच्चा स्वयं सक्रिय रहकर स्वतंत्रता से स्वयं सीखता है और प्रोजेक्ट मेथड से सीखता है, तो ये वैज्ञानिक विधि भी कहलाएगी। ठीक है, विज्ञान के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक नेक्स्ट जो है शारीरिक व मानसिक विकास। शारीरिक व, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट लिख के दिखा रही हूँ, शारीरिक व मानसिक विकास को महत्व। बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है, मानसिक ज्ञानात्मक तो उसको हो ही रहा है, तो ये शारीरिक और मानसिक, यानी बच्चा सक्रिय भी हो रहा है और बच्चा अपने माइंड का भी प्रयोग कर रहा है, अपने दिमाग का भी प्रयोग कर रहा है, तो वो सक्रिय भी है और वो दिमाग का भी प्रयोग कर रहा है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी बच्चे का विकास, शारीरिक व मानसिक विकास प्रोजेक्ट मेथड के अंतर होता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो मैं बताऊंगी कि सामाजिक गुणों का विकास। जब बच्चा समूह में रह रहा है तो सामाजिक गुणों का विकास कैसे हो रहा है, यानी कि बच्चा एक दूसरे के साथ कार्य कर रहा है तो दूसरे का सहयोग करना, दूसरे से सहयोग प्राप्त करना और समस्या का समाधान करना और समूह में किस तरह से रहना, ये सारे सामाजिक गुण जो है एक बच्चे के अंदर विकसित हो रहे हैं। तो योजना विधि के हम इस विशेषता को भी मानते हैं कि भाई इससे बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट जो है लोकतांत्रिक गुणों का विकास। लोकतांत्रिक गुणों का विकास ये कैसे होता है बेटा? लोकतांत्रिक गुणों का विकास किस तरह से होता है? क्योंकि बच्चा स्वतंत्रता से अपने लिए कार्य कर रहा है। लोकतांत्रिक गुणों के अपने लिए कार्य कर रहा है और स्वतंत्रता से कर रहा है, दूसरों का सहयोग लेकर भी कर रहा है, तो इससे बच्चे में लोकतांत्रिक गुणों का विकास भी माना जाता है। ठीक है। अगली जो विशेषता है इसकी 7वीं, यह है कि अध्यापक का परामर्श या कहें कि मार्गदर्शनकर्ता के रोल में, मार्गदर्शनकर्ता यानी कि अध्यापक का जो भूमिका होती है वो परामर्शदाता या मार्गदर्शक करने वाले के रूप में होता है, क्योंकि बच्चे को खुद अपनी समस्या का समाधान करना होता है और जब बच्चों को दिक्कत आती है तो कौन गाइड करेगा? अध्यापक करेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अध्यापक जो है वो परामर्शदाता व मार्गदर्शककर्ता के रूप में रहता है। ठीक है। 8वां जो पॉइंट है वो मैं कहूंगी कि सामाजिक विज्ञान व विज्ञान शिक्षण की उपयुक्त विधि, ये जो मेथड है, प्रायोजना विधि जो है वो सामाजिक विज्ञान और गणित शिक्षण या विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी होगी। हम इसमें गणित शिक्षण और लिखेंगे, गणित शिक्षण, क्योंकि इसके अंदर इन विषयों का अच्छे प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से इन तीनों ही विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे उपयुक्त विधि जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्वतंत्रता के सिद्धांत पर निर्भर। स्वतंत्रता के सिद्धांत यानी कि जब मैं सिद्धांत आपको बताया तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे स्वतंत्र रहते हैं, अपनी गति से सीखते हैं, अपनी रुचि से सीखते हैं, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। ये भी एक इसकी विशेषता मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है अनुशासन की समस्या का समाधान। अनुशासन की समस्या का समाधान, जब बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है तो कक्षा में किसी टीचर को अनुशासन रखने की आवश्यकता है ही नहीं। बच्चा खुद अनुशासित है क्योंकि वो कार्य करने में तल्लीन है, वो सक्रिय है और वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए इतना तत्पर है कि वहाँ पर अनुशासन अपने आप ही बन जाता है। ये थे अपनी प्रायोजना विधि के गुण। अब मैं आपको प्रायोजना विधि के दोष कराती हूँ। प्रायोजना विधि के जो जितने गुण हैं ना उतनी इसके अंदर कमियां भी हैं। तो प्रायोजना विधि के दोष क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे माना जाता है कि प्रायोजना विधि भाई प्रोजेक्ट के माध्यम से अब बच्चा अपनी गति से सीखता है, स्वतंत्र होकर सीखते हैं, बहुत से टीचिंग टूल्स का प्रयोग करता है, तो माना जाता है। दोष में अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि ये सबसे अधिक खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि है क्योंकि इसके लिए जिस भी टीचिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है या प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास योजना के माध्यम से पढ़ाया जाता है और हर बच्चे के लिए हर तरह की जो विषय वस्तु से सामग्री से संबंधित है वो देनी पड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि सभी स्कूलों में इस विधि से पढ़ाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए इस विधि का प्रयोग उन स्कूलों में किया जाता है जो आर्थिक रूप से सही होते हैं। गाँव में रहने वाले बहुत से गाँव में जो छोटे छोटे विद्यालय होते हैं उनमें इस तरह के टीचिंग एड्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस विधि की सबसे बड़ा दोष यही है कि ये खर्चीली विधि है। ठीक है। दूसरा जो दोष है वो है कि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रोजेक्ट विधि जो है सभी विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। कैसे?
जैसे मैंने बताया सामाजिक विज्ञान, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या भाषा और साहित्य पढ़ाते समय आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो? क्योंकि ये तो भाषा और साहित्य में इसका प्रयोग ना के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है, समझ लो, है ना। तो इसलिए ये इस विधि का एक दोष ये भी आता है कि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा जो दोष है वो है कि सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। किस तरह नहीं है? छोटी कक्षा में आप प्रोजेक्ट मेथड से नहीं पढ़ा सकते हो, बड़ी कक्षाओं में पढ़ाओगे। और अगर कहने का अर्थ है कि कई बार बच्चे जो है इस विधि से सीखने में बहुत समय लगा देते हैं, तो सभी कक्षाओं के लिए इस विधि को उपयोग नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि अध्यापक का स्थान गौण है। किसका? अध्यापक का। यहां पर मैं लिखती हूं अध्यापक, क्योंकि अध्यापक जो है वो सिर्फ मार्गदर्शक करता है। अगर अध्यापक का स्थान गौण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अध्यापक सिर्फ सलाह देता है। और सबसे बड़ी कमी ये पाई जाती है कि इस विधि से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित या विषय विशेषज्ञ जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा, तो इस कहने का अर्थ है कि प्रशिक्षित जो अध्यापक है सभी स्कूलों में नहीं होते हैं। इससे कोई परफेक्ट व्यक्ति ही पढ़ा सकता है, सब नहीं पढ़ा सकते प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से। ठीक है, अगली जो विशेषता है इसमें है, जैसे हम कहते हैं कि अनुशासन अपने आप बना रहता है, लेकिन कई बार बच्चे स्वयं अनुशासन की जगह मन मर्जी करते हैं, तो वो स्वेच्छा से क्या करेंगे? इतना हो ही नहीं सकता कि बच्चे काफ़ी लंबे समय तक शांत रह सके, अपने कार्य में तल्लीन रह सकते। तो स्वेच्छा से जब वो व्यवहार करते हैं तो वो मनमाना व्यवहार करते हैं। यानी कि ये भी इसकी एक कमी है कि बच्चे मनमाना व्यवहार कक्षा में करते हैं। तो अनुशासन का होना जरूरी नहीं है, अनुशासन नहीं भी होता है। थैंक यू।